हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस 11th ऑनलाइन लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं ओसियम सब्जेक्ट और ओसियम सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 7 जो हमारे 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आज लास्ट वाला हम देखने वाले हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड बिजनेस। यह जो लास्ट वाला पार्ट है हम ये देखने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर्स हैं वो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस। ये लास्ट वाला हम लेक्चर लेने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 7 का। तो इसमें हमें स्टडी करना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशंस एंड जो ग्लोबलाइजेशन है। आपको ये वर्ड मालूम होंगे या फिर आप अभी ये सुनते होगे ये वर्ड लिबरलाइजेशंस मीन्स क्या है, या प्राइवेटाइजेशंस क्या है, या फिर ग्लोबलाइजेशंस क्या है, ये देखने वाले हैं। अभी फर्स्ट हम देखेंगे लिबरलाइजेशन ये क्या है। इंडियाज़ post independence industrial development policy fed. So the government introduced the new economics policies 24 July 1991 known as liberalization, privatizations and globalization यानी LPG policy उसको हम कहेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे लिबरलाइजेशन। Liberalizations means governments of India adopted the policy of liberalizations while factors of सर्विस क्रिटिसिजन। यहाँ पे हम देखेंगे कि यानी यहाँ पे लिबरलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि जब हमें हमारा जो बहुत से हमारे प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता था, या फिर लिमिटेशन थे या अल्टिमेशंस थे, अननेसेसरी कंट्रोल्स थे या रिस्ट्रिक्शंस थे फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग्स ऑफ बिजनेस। इसके लिए यानी बिज़नेस हमें चलाने के लिए या हमें लिबरलाइजेशंस का हेल्प लेना पड़ा। पहले क्या था, हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर्स थे यानी दलाल उसको हम कहेंगे, दलाल जो रहते थे तो वो दलाली करते थे। तो बिज़नेस के लिए जो भी हो, आप फार्मर्स को लेते हो तो फार्मर्स जो फार्मिंग करता था या वो खेती करता था, खेती के लिए उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था। तो पैसा नहीं था, इसके लिए वो अच्छे तरीके से खेती जो थी वो कर नहीं पाता था। फिर उसमें जो दलाल लोग जो थे तो वो अपना कमीशन लेते थे उनको लोन देने के लिए, फार्मर्स को लोन देने के लिए। तो ये हटाने के लिए गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन जो है वो यहाँ पे आई, यानी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है बिज़नेस के लिए वो यहाँ पे हमें लानी पड़ी, गवर्नमेंट ने वो लाई। थ्रू द लिबरलाइजेशन प्रोसेस इंडियन इकोनॉमिक्स हैज़ adopted up and started integrating with the world in a large way. This has the result into easy entry for a foreign business in India and through competitions and efficiency। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि इजीली हमारा बिजनेस करने के लिए या फिर किसी का कंट्रोल न रहने के लिए, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए फॉरेन कंट्री से उनकी डिमांड बहुत होती है, तो हम उस तरीके से बिज़नेस कर नहीं सकते थे। अभी लिबरलाइजेशंस होने के बाद ये हमें बहुत इजी हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग, यानी यहाँ उसमें क्या क्या इंक्लूड है हम देखने वाले हैं।
एबलिशिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम्स, यानी लाइसेंस हमें मिलने, जो हमारे लाइसेंस फेल हो चुके थे या हमें उन पे कोई पाबंदी लगाई गई थी, तो वो पाबंदी भी उनसे हटाई गई। फिर सेकंड, प्रोडक्शन इन फिजिकल रिस्ट्रिक्शन इन ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, यानी इम्पोर्ट जो करते थे वहाँ पे जो हमारी ड्यूटीज़ लगाई जाती थी, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हम कर बोलते हैं उसको, वो कर लगाए जाते थे, तो वो भी हमारे कैंसिल किए गए, वो उस पर भी। थर्ड जो थे, रिफॉर्मेशंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स, जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम थी तो उस पर रिफॉर्मेशन किया गया। फोर्थ, रिडक्शन इन टैक्सेशन में रिडक्शन किया गया। फिर चेंजिंग द अप्रोच टूवर्ड इंडस्ट्रियल सिकनेस, यानी जो ऐसे बिजनेस जो बंद पड़ी थी या फिर वो बंद पड़ने ही वाली थी, तो उन पे चेंजेस किए गए। फिर 7, फ्रीडम टू डिसाइड द स्केल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में अलग अलग तरीके के हमें इंडिपेंडेंट दिया गया। फिर बिजनेस करने के लिए हमें बहुत से रास्ते ऐसे जो थे वो खुले किए गए। 8, अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम बिजनेस कर सकते हैं, या फॉरेन जो कंट्रीज़ है उसमें हम कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। ये हुआ लिबरलाइजेशन में, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओपनिंग ऑफ अ बिजनेस, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, यानी ये जो थे ये सभी हमें लिबरलाइजेशंस में, हमें इंडियन इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन में इंक्लूड किए गए। ये सभी पॉइंट इंक्लूड किए गए, और इसको इंक्लूड करने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ग्रोथ हो सके या ग्रोथ रेट हमारा बढ़ सके, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, या फिर हाई फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व्स, या स्ट्रॉन्ग हमारी रुपी स्ट्रॉन्ग होने के लिए, या फिर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्सेट्रा, ये जो है ये सभी के लिए ये लिबरलाइजेशन जो है ये बहुत हेल्पफुल, हमें गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया तो ये बहुत ही हेल्पफुल हमारे बिजनेस के लिए दिखाई देता है। सेकंड हम देखेंगे प्राइवेटलाइजेशन मीन्स बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे कि जो गवर्नमेंट के अंडर चल रहे थे, तो गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट का वहाँ से हस्तक्षेप निकाल के वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स जो थे, अलग अलग बड़े बड़े जो कंपनीज थे, उन्होंने वो प्राइवेट सेक्शन में कर लिया, यानी गवर्नमेंट से वो प्राइवेट सेक्शन में वो इंक्लूड कर लिया। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ स्टेट्स और पब्लिक सेक्टर्स बाय द इन्वॉल्विंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स, यानी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व किए गए, जो गवर्नमेंट के सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर्स में वो इन्वॉल्व किए गए। उससे क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर्स इन इकोनॉमिकली एक्टिविटीज प्राइवेटाइजेशन Privatization impels many government sectors to be sold or given to private इंडिविजुअल हैंड टू रन देम्स, यानी वो इंडिविजुअल जो क्या बोलते हैं हम, ऐसे पर्सन्स थे, बड़े बड़ी कंपनीज थे
उन्होंने ये बहुत से छोटे मोटे जो फैक्टर्स थे या छोटे मोटे जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज थी उनको इन्वॉल्व कर लिया और प्राइवेट सेक्टर्स में उनको इन्वॉल्व करके उनको प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो हमें यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के इम्पोर्टेंस क्या है या फिर नीड्स क्या क्या है ये हम देखेंगे। फर्स्ट जो है वो मोर इफ़िशेंसी, बहुत से ज़्यादा वहाँ पे काम करना पड़ता है। उस ज़्यादा काम करने के उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज भी मिलती हैं। सेकंड, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, यानी यहाँ पे इंटरफेयर कोई भी नहीं करता, पॉलिटिकल इंटरफेयर यहाँ पे नहीं किया जाता। थर्ड, रिडक्शंस इन लेबर प्रॉब्लम जो रहते थे, यानी कि गवर्नमेंट में हम देखते थे कि ज़्यादा काम किया जाता था पर पैसे कम मिलते थे। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं होता, काम भी इस तरीके से किया जाता है, पैसे भी उस तरीके से मिलते हैं। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे इंश्योर हो गए। फिर कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन्स, यानी एक कैपिटल मार्केट को एक तरीके के डिसिप्लिन वहाँ पे लग गया प्राइवेट सेक्टर्स के बाद। प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूडेड द फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग जो सेक्टर्स है वो वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। हम देखते हैं कि रिडक्शन इन नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिसीव्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ सिलेक्टिव कंपटीशन इन द रिजर्व एरिया, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजर्व जो एरिया है वो रिजर्व एरिया में बहुत से ऐसे सेक्टर्स थे कि वो कंपटीशन के लिए हमें यानी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया थे कि वो उनके जो इनकम था वो कम था। फिर आगे जाके वो क्या कहे गए, जो ऐसी कंपनीज थी कि जिनका प्रोडक्शन अच्छा है, तो ऐसे 2-3 कंपनी को इंक्लूड किया गया, उनको ज्वाइन किया गया और फिर एक ही कंपनी जो कंपटीशन में अच्छे तरीके से उतर सकती है वो वहाँ पे रिजर्व एरिया में वो कंपनी को लाया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर में उनको इंक्लूड किया गया। सेकंड जो है वो disinvestments of shares of selected public sector in order to raise resources and to encourage vendors participations of generally public workers in the ownership business, यानी ओनरशिप बिजनेस के लिए ये भी वो हमारा शेयर्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं। या फिर थर्ड जो है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस थ्रू MOU, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये सिस्टम यहाँ पे लाई गई है। ये जो था ये हमारा प्राइवेट सेक्टर्स था। हम आगे देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स का और भी वहाँ पे अलग अलग टेक्निक यूज़ करके प्राइवेट सेक्टर्स का आगे जाके ग्लोबलाइजेशन में कन्वर्ट किया गया, यानी ग्लोबलाइजेशन हुआ हमें दिखाई देता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेटेड ऑफ अ नेशनल इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज थ्रू across a country flow the information ideas technology goods services या capital finances and people, यानी हमारा जो देश है वो अलग अलग देशों से हमारा जो प्रोडक्ट होता है या फिर उनसे संवाद करके कम्युनिकेशंस करके उनकी जो टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन आइडियाज़ जो अलग अलग होते हैं, गुड्स या सर्विसेज जो होते हैं अलग अलग जो होते हैं, उनको लेकर अच्छी तरीके का माल जो एक गुड्स हो, जो एक गुड्स एक कंट्री से जाके दूसरे कंट्रीज में वो लाना जाता है, तो उसको हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग, उसमें क्या होता है, रिमूविंग द एंटी एक्सपोर्ट बिजनेस
और फिर मैक्सिमाइज ऑफ वेरी हाई इम्पोर्ट ट्रैफिक्स, या फिर प्लानिंग लेजर्स रिलेशंस रिलायंस ऑन द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, यानी जो इम्पोर्ट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे वो कम हो गए। हाई जो इम्पोर्ट्स ट्रैफिक थी वो भी कम हो गई, और फिर एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए हमें रिमूव किया जाता था, वो भी कम हो गया। अब हम फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखेंगे। फीचर्स में हम देखेंगे फ्रीडम टू सेट एंड ऑपरेट द बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड यानी हम कोई भी जो कंट्रीज़ है उससे हम बिज़नेस कर सकते हैं, या बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फ्रॉम टू एनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाइंग और सेलिंग करना कौन से भी देश या कौन से भी कंट्रीज से वो इजी हो गया। टू लेसेस द डिस्टेंस बिटवीन द लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट, यानी जो डिस्टेंस था लोकल और इंटरनेशनल मार्केट का वो भी कम हो गया। फिर डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन में हमें डायरेक्ट एंट्री मिल गई, या फिर डायरेक्ट हम कर सकते हैं। एक्सचेंजेस ऑफ द न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड, हमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, अलग अलग देशों से दूसरे देश की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सचेंज यहाँ पे फीचर्स हम ग्लोबलाइजेशन के देख सकते हैं। और फिर अभी आगे देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो गया? ग्लोबल एग्रीमेंट्स इन ट्रेड, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। या फिर स्प्रेडिंग द मार्केट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अराउंड द वर्ल्ड, या फिर फिजिकल्स एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज आर डिमिनिश्ड एंड द वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज। ये जो है जो डिमिनिशिंग जो थी बाउंड्रीज थी वो दूर हो गई, फिजिकली हो या जोग्राफिकली हो, ये भी दूर हो गई। कस्टमर्स आर ओनली कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटीज़, प्राइसेस एंड डिसीजन वैल्यूज़ एंड एप्टीट्यूड। इस तरीके से कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटीज़ किस तरीके के हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी वो जो भी चाहिए वो ला सकते हैं, उसकी डिमांड कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एनी इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट की तरफ से भी हम देखेंगे वो अच्छे तरीके से है। या फिर इंक्रीज द ट्रेंड टूवर्ड द प्राइवेटाइजेशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर्स। ये सब हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का ये हम देख सकते हैं। अभी इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑन बिजनेस के पॉलिसीज़ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये हम देखेंगे। इंक्रीजेज द कंपटीशन इन वेरियस फर्म्स, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, या फिर ट्रिमेंडस चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नेसेसिटी फॉर चेंजेस, नीड फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, द कस्टमर्स ओरिएंटेड मार्केट। 7. This continuous budget support by the government, business organization must work hard in order to services necessity of the एक्सपर्टाइज इन वेरियस फील्ड्स। ये जो सभी थे वो इम्पैक्ट जो है वो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ का बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन में पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो यहाँ पे फिनिश होता है। आगे हम चैप्टर नंबर 8 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।